नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपाभप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित वीडियो बन छे नमो नमो प्रणाम। आवाज आ रही है? ओके चलिए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा रचित इस सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और उसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण और समास अर्थात पदों का संक्षेप, अनेक पदों को एक पद में संक्षेप में करना उसे समास कहा जाता है। और समास में मुख्यतः विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसी समास अगर देखते तो फिर से एक बार समास को रिपीट कर लेते हैं कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। समास के मुख्य कितने प्रकार? 4 प्रकार। प्रथम नंबर अलोप समास, पहला लोप समास अर्थात जिस समास में विभक्ति का प्रत्यय, विभक्तियां के प्रत्यय लोप हो जाते हैं उस समास को क्या कहा जाता है? लोप समास। द्वितीय नंबर अलोप समास अर्थात जिस समास में विभक्ति के प्रत्यय लोप नहीं होता है उसे अलोप समास कहा जाता है। तीसरा है नित्य समास अर्थात जिस समास में सामासिक शब्द का विग्रह नहीं कर सकते अपितु उस शब्द के अनुसार उसके अर्थ वाले कोई अन्य शब्द का प्रयोग करके जिसका विग्रह किया जाए ऐसे समास को नित्य समास कहा जाता है। और चतुर्थ नंबर समास क्या है कि नित्य समास छोड़कर बाकी सारे समास कैसे हैं? अनित्य समास। और प्रयोग की दृष्टि से देखें तो प्रयोग की दृष्टि से भी समास 4 प्रकार के। प्रथम नंबर द्वंद्व समास, द्वितीय नंबर तत्पुरुष समास, तृतीय नंबर बहुब्री समास और चतुर्थ नंबर में अव्ययी समास। ये चारों 4 प्रकार के समास का सामान्य से अभ्यास की, विशेष अभ्यास तो समास के बारे में हम लोग मध्यमा में देखेंगे। और उसी समास के जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद यहां पर कर रहे थे। कितने वाक्य किए थे अब तक? लगभग 10 हो गया था ना, 11 हो गया था। हाँ 11 हो गया था। चलिए अब 11 के बाद आगे जो है कि 12वां वाक्य से यहां पर देखेंगे, जिसमें राग चला गया हो ऐसे श्री महावीर हमारे नाथ है। ठीक है, ऐसे श्री महावीर हमारे नाथ है। पहले तो इसका यहां पर क्रियापद देखेंगे। क्या क्रियापद है? क्या है यहां पर? है के लिए क्या लिखेंगे? अस्ति। तो यहां पर हम लोग करेंगे कि अस्ति है। कौन है? नाथ है।
हाँ, महावीर तो है ही। महावीर का यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर विशेषण यहाँ पर ले लेते हैं। कैसे है? या तो कौन है? तो नाथ है। न तो नाथ शब्द पुल्लिंग शब्द ही है, अर्थात क्या करेंगे? नाथः अस्ति। नाथः अस्ति। कौन नाथ है? महावीर। किसके नाथ है? हमारे। अर्थात संबंध, तो संबंध क्या करेंगे यहां पर? अस्माकम। सही है, अस्माकम नाथः अस्ति। कौन हमारे नाथ है? श्री महावीर। ये समास, एक्चुअली ये समास में है, तो इसको समास के साथ ही करेंगे। इसका समास हम लोग देखेंगे कहां? मध्यमा में किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। श्री महावीरः, श्री महावीरः अस्माकं नाथः अस्ति। अब वीर प्रभु कैसे हैं, तो उसका यहां पर विशेषण दिया गया है। विशेषण है ये। जब अन्य पद का कोई विशेषण, कोई समासिक शब्द विशेषण के स्वरूप में बनता है, तो उस समास को कौन सा समास कहा जाता है? बहुव्रीहि। क्योंकि यहां पर अन्य पद कौन है? श्री महावीर। पुल्लिंग है, इतना तो फिक्स है ना कि पुल्लिंग है। कितने हैं? एक ही है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एक है, अर्थात यहां पर इतना तो कर देंगे, सह इति। इतना तो होगा ना, क्योंकि ये तो सह इति, ये तो हो गए। कौन? तो जिसमें से राग चला गया हो। देखिए ये समास अभी बहुब्री समास तो है, लेकिन ये क्या है? प्रादि बहुब्री है, और प्रादि बहुब्री अभी तक आया नहीं है। तो डायरेक्ट यहां पर मैं करता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका कि विगतः, या तो विगताः जो लिखना है। बहुवचन में करेंगे तो फिर क्या होगा? विगताः। क्या? रागाः। जिसमें से, यस्मात् सह इति। जिसमें से विगता, तो विगता शब्द का अर्थ क्या है? निकल चुका है। यानी जिसमें से राग निकल चुका है उसे क्या कहा जाता है? वितरग। अब देखिए कि प्रादि बहुब्री, प्रादि बहुब्री का अर्थ क्या है? तो सामान्यतः यहां पर देखेंगे कि प्र आदि, इसे क्या, इसका अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा? प्रादि। तो प्र आदि क्या है? हाँ, प्र पर अपसम अनु अबनिस निर्दुष दूरबी आ इत्यादि है ना। कितने उपसर्ग है? 22। तो प्र आदि उपसर्ग से कभी जब ये समास बनता है तो उस समास को क्या कहा जाता है? प्रादि बहुब्री। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विगताः रागाः, या तो फिर इसी को दूसरी तरह से होता है। यहां पर विगता के बदले दो होगा इसमें। एक वीताः, क्या होगा? वीताः रागाः। देखिए इसलिए यहां पर मैं कर रहा हूं कि इसमें बीत शब्द बनाएं। क्या बनाएं? बीत। बीत शब्द का अर्थ होता है कि निकल चुका है, या तो विशेष रूप से जो चला गया है। आप कर्मस्तव नामक द्वितीय कर्मग्रंथ में वहां पर वितराग जो है, वितराग के कितने विशेषण बनाए थे वहां पर याद है? एक में ई धातु था, ई धातु था ना, और उसमें बी उपसर्ग था। तो ई धातु में वहां पर तख्त लगाया गया था, जिस कारण उसका रूप क्या हुआ था? बीत हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर देखिए विगताः रागः का अगर करें तो इसका अर्थ ऐसे होता है कि विरागः।
क्योंकि प्रादि बहुब्री में क्या कहा गया है कि प्रादि बहुब्री में कहा गया है कि ये विगतः इनमें से धातु और क्रुदंत जो है, एक्चुअल जो है क्रुदंत, वो क्रुदंत निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग के साथ उसका समास होता है। तो यहां पर उत्तर पद अगर देखें तो क्या है, राग है, और पूर्व पद में ये क्या विगत, ये क्या एक क्रुदंत है कि नहीं, क्रुदंत है। तो क्रुदंत में बोला गया है कि मात्र उपसर्ग को छोड़कर बाकी क्रुदंत के भाग का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या लोप हो जाएगा, गताहा लोप होगा कि नहीं, तो फिर रहेगा क्या बी, इसलिए ये बी राग हुआ है। अब यहां पर बीताहा रागाहा अगर हम लोग ले तो उसमें यहां पर बीत शब्द का करेंगे, और बीत शब्द का करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, बीत राग। तो यहां पर सीधा सीधा वो विशेष इसका जो है वो हम लोग कहां पर देखेंगे, मध्यमा में। अब इसका अर्थ हम लोग क्या किए, जिसमें से राग चला गया हो वे उसको उसको क्या कहा जाता है, बीतराग। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि बीत राग श्री महावीर अस्माकं नाथ अस्ति। ठीक है। और एक समास यहां पर मैं आपको बताया था कि यह भी एक समास है, यह समास है। कैसे समास है, यह भी एक कर्मधारय समास है। सबसे पहले यहां पर अगर देखेंगे तो यह कर्मधारय समास है, लेकिन उसके पहले दोनों में कर्मधारय है। तो ये कर्मधारय अभी तक आया नहीं है कि कर्मधारय इसके अभी मध्यमा में आएगा। क्या है, तो सामान्य से अगर देखें तो देखिए इसके लिए इतना करना पड़ता है कि श्रिया युक्ता इति, अथवा तो श्रिया युक्त कीजिए, श्रिया युक्त इति क्या हो, यहां पर क्या होगा, श्रीयुक्त। गुरुजी प्रश्न था, बोलिए। गुरुजी जैसे अभी पहले भी आपने पिता विगता रागा ऐसे मतलब लिया बहुत, तो मैं समझी नहीं कि फिर मतलब भूल ही ना, तो सीधा सीधा मैं क्यों नहीं किया, सीधा सीधा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो वहां पर देखिए अभी तक आपका धातु नहीं आया है, दूसरे क्या ना, मध्यमा में एक धातु आएगा, ई धातु है, दीर्घ ई धातु है। तो यहाँ पर दीर्घ ई धातु का जो होता है, जिसका अर्थ जाना होता है, गमन करना होता है, प्रसार करना होता है, तो उस अर्थ से यहाँ पर लिया गया है कि बी प्लस ई प्लस त, यानी बीतः चला गया हो, अर्थात चला गया कौन सा काल में लिया गया है, वो बीत चुका है, अर्थात भूतकाल हुआ ना। जी मुझे नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब वो वैसा क्यों हुआ, क्योंकि रागाहा बहुवचन है, इसलिए वहां पर बीताहा किए। मैं तो पहले बोला कि एक वचन में उसका प्रयोग करना है तो बीतह कीजिए, अगर राग को समूहवाचक लेकर एक, क्योंकि राग के अनेक प्रकार होते हैं ना, ले सकते हैं, लेकिन विगतः राग यानी कोई उनमें से एक राग गया हो, लेकिन राग के तो बहुत सारे प्रकार है, इसलिए विगतः रागाहा कर दी। ओके, चलिए अब यहां पर देखेंगे कि श्रीयुक्त, हम श्रीयुक्त बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसी को मानवाचक हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीमान श्रीयुक्त ऐसे बोलते हैं ना। ये तो यहां पर हुआ श्रिया युक्त इति, क्या होता है, श्रीयुक्त। और दूसरा यहां पर बनाएंगे कि महावीर, तो महावीर का भी यहां पर बनता है, क्या होगा, महान च असौ वीरः च इति, क्या हो जाएगा, महावीर। कौन सा समास, कर्मधारय। दंड कहां से आएगा,
दंद में ये असौ होता है मुझे कर्मधारय कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास को ऐसे लिखेंगे किसी के ये विशेष्य और विशेषण के बीच में ही बनता है। इसका विशेषण क्या है? महान विशेषण है। विशेष्य कौन है? विरह। ठीक है, तो कैसे हैं वीर? जो महान है ऐसे ये वीर, उसे क्या कहा जाता है? महावीर। आगे हम लोग क्या किए थे? श्रीयुक्त किए थे, श्रीयुक्त, और दूसरा यहां पर क्या किए? महावीर। लेकिन यहां पर युक्त शब्द को लोप करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? यहां पर श्रीयुक्त च असौ महावीर च इति क्या बन जाएगा? श्री महावीर। तो इसमें युक्त शब्द का जो लोप किए, तो श्री एक पद, युक्त दूसरा पद, और तीसरा पद में यहां पर क्या आया? महावीर आया। तो इसमें से बीच वाला पद को लोप किया, इसलिए इस समास को क्या कहा जाता है? मध्यम पदलोपी कर्मधारय। जिसमें मध्यम पद का लोप हो चुका है ऐसे कर्मधारय है। ये हम लोग मध्यमा में जब समास प्रकरण आएगा तब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ श्री महावीर ही लिख देना है। तो पूरा वाक्य यहां पर क्या बन चुका है कि वीतरागः श्री महावीर अस्माकं कः अस्ति? अस्माकं नाथ अस्ति। अस्माकं नाथ कः अस्ति? श्री महावीर अस्माक, पूरा जवाब देना है। अस्माकं नाथ श्री महावीर अस्ति। श्री महावीर कीदृशः अस्ति? श्री महावीर वितरागः वीतरागः अस्ति। श्री महावीरः कथं भूतः? कीदृशः? वीतरागः अस्ति। वीतरागः कः अस्ति? श्री महावीर वीतराग श्री महावीर अस्ति। वीतराग श्री महावीर केशं नाथ अस्ति। वीतराग श्री महावीर अस्माकं नाथ अस्ति। देखिए, एक ही वाक्य में कितने सारे भी प्रश्न का हम निर्माण कर सकते हैं। अगर इसे पूछा जाए तो अलग प्रकार के, वहां पर किम सर्वनाम का भी हम लोग रूप सीख चुके हैं ना, किम सर्वनाम। तो ऐसे सामान्य सामान्य से भी हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न पूछना है, कर्ता के लिए प्रश्न पूछना है तो कह कीजिए। षष्ठी यहां पर बहुवचन था, जवाब में क्या था? षष्ठी बहुवचन। और षष्ठी बहुवचन में वीर नाथ का या तो वीर प्रभु का विशेषण है, तो उसके हिसाब से, और अस्मद सर्वनाम वो तो अलिंग होता है। अलिंग है ना, लिंग है कोई अस्मद सर्वनाम का? नहीं है। युष्मद सर्वनाम का? नहीं है। तो ये षष्ठी बहुवचन है, तो षष्ठी बहुवचन में किम सर्वनाम का क्या होगा? केशम होता है ना। ओके, चलिए अब इसका हम लोग संधि करेंगे। श्री वीतरागम है तो कुछ नहीं है, फिर आगे श्री महावीर अस्माकम, तो क्या हो जाएगा? महावीरो, और अस्माकम से अ निकल कर क्या होगा? अवग्रह आ जाएगा। यानी श्री वीरोस्माकम, नाथः का भी उसी तरह से, नाथ का क्या हो जाएगा? नाथो, अ निकल कर क्या हो जाएगा? अवग्रह, अर्थात क्या होगा? नाथोस्ति। अर्थात संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? वीतरागः श्री महावीरोस्माकम नाथोस्ति। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य। नेक्स्ट वाक्य यहां पर देखेंगे, क्या है नेक्स्ट वाक्य? राम के पीछे सीता जाती है। मैं लाइन यहां से यहां तक किया, क्यों किया? थोड़ा सा अनुमान लगाइए। सही बात है, राम के पीछे एक समास है, ठीक है, और उसके बाद सीता करता है, और जाती है क्या है? ये क्रियापद है। ठीक है, अब इतना तो हो चुका है, तो इसी को यहां पर लिखेंगे, जाती है अर्थात क्या होगा? गच्छति।
का गच्छति, सीता गच्छति, का गच्छति, सीता गच्छति। सीता नहीं, सीता करेंगे तो कहां आता है, माला माले सीता गच्छति। और तब अगर सीता कर देंगे तो फिर क्रियापद गच्छति नहीं होगा, तब वहां पर क्रियापद क्या करना पड़ेगा, गच्छन्ति। लेकिन यहां पर एक वचन है का, तो सीता, सीता गच्छति। अब यहां पर है कि कैसी है सीता, कीदृशा सीता, कथम भूता सीता, राम के पीछे जाने वाली। ठीक है, तो राम के पीछे सीता जाती है। अब देखिए ये एक समास आ चुका है, कौन सा समास है, राम के पीछे अव्ययी भाव। सही है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि ये राम शब्द वो तो आगे आएगा, लेकिन पीछे के लिए कौन सा शब्द है, पश्चात। लेकिन विग्रह शब्द में विग्रह क्या करेंगे, तो विग्रह राम को षष्ठी, रामस्य पश्चात, सही है, इति। हाँ, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, अनु रामम। सही है, अनुरामम। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे, अनु रामम, अनुरामम सीता गच्छति। अब यहां पर प्रश्न आता है कि यहां पर तो सीता तो स्त्रीलिंग है, तो यहां पर अनुरामम क्यों किए, क्योंकि अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का ही होता है, इसलिए राम शब्द का नपुंसकलिंग करेंगे तो क्या होगा, कमल शब्द का नपुंसकलिंग कमलम होता है एक वचन में, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, अनुरामम सीता गच्छति, वाक्य बन चुका है, अनुरामम सीता गच्छति। ठीक है, चलिए इसमें कोई संधि है नहीं है। उसके बाद वाला, यह मनुष्य ज्ञान रहित है। कौन, तो मनुष्य। कौन सा मनुष्य, यह मनुष्य। यह मनुष्य ज्ञान रहित है, तो ज्ञान रहित में समास है, क्या है, ज्ञान रहित में समास है। लेकिन उसके पहले यहां पर है, तो है के लिए क्या करेंगे, अस्ति। सही है, क्या होगा, है के लिए अस्ति। ठीक है, कौन है, जनः। बीच वाला को अभी छोड़ दीजिए, जो समास है उसको छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, जनः अस्ति। कौन से जनः, यह, यह का यहां पर क्या करेंगे, एस। अयम भी लिख सकते हैं, ये तद का रूप के लिए यहां पर एस लिखे, अयम का, इदम का रूप लिखना है तो अयम भी लिखा सकता है, लिखा जा सके। एस जनः अस्ति, एस जनः कीदृश अस्ति, हाँ, यह मनुष्य कैसे हैं, ज्ञान रहित। तो ज्ञान रहित किसका किसका विशेषण है, अन्य पद का जब विशेषण बने तब वो कौन सा विशेषण हो, कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि। और जब अभाव दिखाया जाए बहुब्री में तो वो कौन सा बहुब्री, नई बहुब्री। सही है, क्या है इसमें, नई बहुब्री करना है, क्योंकि अभाव को दिखाना है, अभाव वाले स्थान को दिखाना है, अभाव का कारण दिखाना है, अभाव वाला व्यक्ति को दिखाना है, अभाव वाला ऐसे समय दर्शक को दिखाना है इत्यादि। जो अभाव जब दिखाई देता है और किसी का विशेषण होता है तब वो कौन से किस में आएगा, नई बहुब्री में। ठीक है, तो नई बहुब्री का यहां पर उदाहरण यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे, ज्ञान रहित किसके बिना है, ज्ञान के बिना। तो यहां पर बिना के अर्थ में तो नौ तो लेंगे ही, ठीक है, लेकिन किसका विशेषण है, मनुष्य का। तो मनुष्य का यहां पर विशेषण है, यानी सह ही होगा, एक ही मनुष्य है ना, सह इति। अब ज्ञान शब्द कैसे है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे कि ज्ञानम। ठीक है, तो आगे क्या है कि रहित,
तो रहित के लिए बहुत सारे वहां पर हम लोग किए थे 3 तरह से। क्या क्या था? एक न प्लस अस धातु का, न प्लस विद धातु का और अविद्यमान शब्द का किए थे ना। तो इसमें क्या करेंगे? न विद्यन्ते, न विद्यन्ते, हाँ जी, आप यहां पर विद्यन्ते करेंगे तो यहां पर ज्ञानानि करेंगे। न विद्यन्ते ज्ञानानि, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या तो फिर न संति ज्ञानानि, या तो फिर विद्यमानानि ज्ञानानि, क्योंकि ज्ञान के पांचों 5 भेद हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किए कि न विद्यन्ते ज्ञानानि, न संति ज्ञानानि, अथवा तो अविद्यमानानि ज्ञानानि, ठीक है। जिसमें न हो, अर्थात यस्मिन, यस्मिन सह इति क्या हो जाएगा अब? तो यहां पर न विद्यमान के लिए क्या करेंगे? इसमें न ही बहुब्री है, अर्थात अ, और फिर क्या होगा यहां पर? ज्ञान, और नपुंसकलिंग नहीं लेकिन पुल्लिंग का विशेषण है, इसलिए क्या होगा? अज्ञानः। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे? एषः जनः कीदृशः अस्ति? अज्ञानः अस्ति। आ गया समास अज्ञानः। तो क्या हुआ यहां पर? एषः जनः अज्ञानः अस्ति, यह मनुष्य कैसे है? ज्ञान रहित है, ठीक है। तो चलिए अब इसका यहां पर संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद यहां पर देखेंगे कि संधि विच्छेद नहीं, संधि करना है। तो संधि करेंगे तो क्या होगा यहां पर? सबसे पहले एषः जनः के बीच कुछ नहीं, जनः का क्या हो जाएगा? जनो, अ का लोप, और यहां पर क्या आएगा? अवग्रह, और फिर ज्ञान का फिर से एक बार ज्ञानो, अ का लोप, बीच में क्या आएगा? अवग्रह, अर्थात संपूर्ण वाक्य क्या होगा? एष जनो ज्ञानोस्ति, ठीक है। आगे बढ़ो। चलिए अब आगे की वाक्य यहां पर हम लोग देखते हैं। नल दमयंती वन में भटके, नल दमयंती वन में भटके, ठीक है। तो नल दमयंती वन में भटके, भटकने के लिए धातु अट धातु है, सही है, अट धातु है भटकने के लिए। और कौन से काल में है भटके? भूतकाल है। और क्रिया करने वाले कितने जन? यानी कर्ता द्विवचन में, द्विवचन में आएगा ना। तो द्विवचन में अट धातु का द्विवचन करेंगे तो क्या होगा? आटताम, क्या हो जाएगा यहां पर? आटताम, भटके। कहां भटके? तो वन में, अर्थात रहने के स्थान है, अर्थात क्या होगा? वन। कौन? तो नल और दमयंती है ना, तो इसका सीधा सीधा यहां पर करेंगे, क्या करेंगे? नलः च दमयंती च इति, क्या हो जाएगा? तो नल का नल, यहां पर नल का क्या करेंगे? यहां पर नल का नल, और दमयंती का यहां पर अब द्विवचन आएगा, क्योंकि 2 जन है ना। तो नदी के अनुसार करें तो फिर क्या होगा? नद्यो, उस प्रकार से क्या होगा? नल दमयंत्यो। तो यहां पर क्या कर देंगे समास में? नल दमयंत्यो। कौन सा समास हुआ नल दमयंत्यो? द्वंद्व समास, जिसका विग्रह
किससे होता है? च अव्यय से होता है। वो समास कौन सा है? चार्थे दंड। च के अर्थ के लिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है। इसमें संधि, तो संधि एक है। हाँ बोलिए, किसका प्रश्न है? चलिए, यहां पर संधि करेंगे तो संधि क्या है कि बने आटतम। क्या करेंगे? बने आटतम का ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? आई। अर्थात क्या हो जाएगा कि बनाई, बनाई, और उसके बाद क्या है यहां पर? आटतम। तो बनाई आटतम। उसके बाद एक नियम हम लोग सीख चुके हैं कि पदांत य और व के पूर्व में अवर्ण हो। तो देखिए यहां पर पदांत य या तो व के पहले में अवर्ण है। कहाँ है? नौ में अ है। और उसके बाद भी कोई भी स्वर हो तो फिर य और व का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। तो य का क्या कर देंगे? एक बार लोप करेंगे तो फिर रहेगा क्या? वन। अब यहां पर कोई ऐसे वाक्य देखकर प्रश्न आ जाए कि ये कैसे हो सकते हैं कि वन में कोई विभक्ति नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? लोप हुआ है। या तो फिर दूसरी तरह से अगर करना हो तो य के साथ आ लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? वन याट ताम, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद वाला वाक्य, उसके बाद कौन सा वाक्य है? चलिए एक एक करके सबसे पहले पहचानते हैं। इसमें क्रियापद था, ठीक है। उसके बाद क्या था? ज्ञान अनंत था। ठीक है। अब ज्ञान का संबंध महावीर का, यहां पर क्या है कि प्रभु, तो ये भी समास है। प्रभु महावीर का एक समास कर देंगे। ठीक है। प्रभु महावीर का ज्ञान और अनंत था, तो ये अनंत क्या बन रहा है? किसका विशेषण बन रहा है? ज्ञान का ना। कैसे? तो ये ज्ञान का विशेषण बन रहा है। तो ज्ञान कैसे, कितने प्रमाण में ज्ञान था? तो अनंत ज्ञान। ठीक है। किसी का विशेषण बने तब कौन सा समास? बहुब्रीहि। और फिर कौन सा बहुब्री होगा? ये यहां भी नई बहुब्री होगा। ठीक है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले तो यहां पर था, तो था यहां पर कर लेते हैं। तो था के लिए क्या करेंगे? आसित। क्या कर देंगे यहां पर? आसित था। आसित क्या था? तो ज्ञान था। तो ज्ञान को यहां पर लिख देते हैं। क्या क्या होगा यहां पर? ज्ञानम, ज्ञानम आसित। और किसका ज्ञान? तो यहां पर एक समास है। तो इस समास को, क्योंकि ये प्रभु विशेषण नाम है और विशेष्य कौन है? महावीर है। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में जब समास हो तो वो कौन सा समास? कर्मधारय। अभी अभी हम लोग किए। तो फिर क्या करेंगे इसका कि प्रभु च असौ महावीर च, पहले भी महावीर का एक बार बनाए थे। ठीक है। उसको बनाना हो तो बना सकते हैं। इति क्या हो जाएगा? सही है, प्रभु महावीर। ठीक है। ये हो गया एक समास। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? और ज्ञान के साथ संबंध है ना, तो यहां पर संबंध जाने के लिए क्या कर देंगे? यहां पर तस्य, यानी क्या होगा? प्रभु महावीरस्य, प्रभु महावीरस्य ज्ञानम। अब एक समास है यहां पर अनंत। तो अनंत के लिए यहां पर हम लोग करेंगे न अंतः, या तो फिर न
विद्यते न विद्यते अंतः यस्य तद। यहां पर तद क्यों लगाएंगे? क्योंकि किसका विशेषण है? ज्ञान का, इसीलिए तद यानी क्या हो जाएगा? सही है बोलिए। अनंतम क्या हो जाएगा? अनंतम। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे? अनंतम आसित। पूरा वाक्य क्या किए? प्रभु महावीरस्य ज्ञानम अनंतम आसित। चलिए संधि तो प्रभु महावीरस्य ज्ञानम के बीच में कुछ नहीं, लेकिन ज्ञानम और अनंतम के बीच में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? मौ के साथ मौ पूरा हो जाएगा। सही है, यानी पूरा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? यहां पर ज्ञान मन अनंत, इसमें फिर से एक बार मौ का यहां पर जुड़ेगा, यानी क्या होगा? मासित। यानी संपूर्ण क्या हो गया? प्रभु महावीरस्य ज्ञानम अनंतम आसीत। ओके, बोलिए। षष्ठी तत्पुरुष महावीर का ज्ञान, हाँ करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये ज्ञान एक विशेष के स्वरूप में है और उसका विशेषण कौन है? अनंत है। इसको समझाने के लिए यहां पर समास नहीं किए, इसका भी समास करना हो तो हम कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में 3 समास हुए। हाँ, अभी तक देखा जाए तो एक प्रभु महावीर एक समास पहले, या तो फिर महावीर को एक समास करना तो उसका एक हो सकता है, अनंत का एक समास है, ऐसे 3 समास भी हो सकता है, या तो ऐसे 2 समास। ठीक है, हाँ, ज्ञान और अनंत नहीं है, अनंत ही एक समास है। यहां पर महावीर का एक समास अगर करना हो तो किया जा सकता है। क्या किए थे इसके पहले? महान च असौ वीरः च इति महावीर, यानी महावीर का एक समास यहां पर किए तो ये एक हुआ। फिर प्रभु महावीर ये 2 हुआ, और एक अनंत ये 3 हुआ। और ये अनंत अलग से भी ले सकते हैं जिसका अंत ना हो, जैसे कि वही लिया। वही तो लिए। तो फिर ज्ञान अनंत दोनों का नहीं, उसके बीच में कभी नहीं होता है, क्योंकि विशेष्य और विशेषण के भी अन्य पद का और सामासिक पद का समास होता है? नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। मत है, हाँ जी बोलिए। यश, क्योंकि ज्ञान के साथ संबंध है यहां पर, जिसका। हाँ जी, चलिए उसके बाद क्या है यहां पर? कि मत है हाथी जिसमें ऐसा यह बन है। तो यहां पर एक ही लाइन, मत है हाथी जिसमें ऐसा, फिर आगे क्या है? कि यह बन है। ठीक है, चलिए यहां पर भी हम लोग करेंगे कि है, तो है के लिए अस्ति। ठीक है के लिए यहां पर अस्ति है। क्या है? तो बन है। तो बन कैसे है? नपुंसकलिंग, अर्थात बनम अस्ति। यह बन है अर्थात इदम, क्या कर देंगे? इदम बनम अस्ति। अब बन का विशेषण है इसमें पूरा के पूरा, ये क्या बन का विशेषण है कि नहीं? जब किसी का विशेषण हो तो ये बन का विशेषण ये हो, अर्थात कौन सा समास? नई बहुब्री नहीं, हमेशा नई बहुब्री कहां होता है? सिर्फ ये सादा बहुब्री है। कैसे? जिसे समानाधिकरण बहुब्री है,
तो इसमें तो कहीं तो अभाव तो है ही नहीं, तो इसमें नहीं कहां से होगा। ठीक है, तो ये सादा बहुब्री है। क्या है कि मत्त है हाथी जिसमें, ठीक है, मत्त है हाथी, तो फिर यहां पर मत्त और हाथी के बीच में ही समास बनेगा ना, क्योंकि एक पद ये मत्त है, विशेषण यह है, और हाथी का विशेषण है। कैसा हाथी है? मत्त हाथी है। तो ये मत्त और हाथी के बीच में ही समास बनता है। तो क्या विग्रह होता है, तो उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हाथी यानी एक वचन भी लिया जा सकता है, बहुवचन भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक वचन से पहले कर देते हैं, उसके बाद उसको बहुवचन में समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर करेंगे, क्या करेंगे कि मत्तः, मत्तः का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उन्माद वाला, प्रमाद बने, ऐसे उन्माद इधर बन चुका है, जो पागल हो चुका है, ऐसे हाथी। हाँ, मदोन्मत्त जो होता है वो। तो इसमें क्या है कि मत्तः गजः, एक वचन लिए। अगर बहुवचन लेंगे तो फिर क्या करेंगे, मत्तः गजः। कौन बातें कर रहे हैं, किसका आवाज आ रहा है, वो म्यूट कर दें। 18 ओके, मत्तः गजः अथवा मत्तः गजः। ठीक है, अब ये क्या है कि रहने के स्थान है, ये वन है कि नहीं, रहने के स्थान। तो रहने के जब स्थान हो तब सप्तमी होता है, तो सप्तमी में यहां पर क्या करेंगे, यस्मिन। और किसका विशेषण है, वन। तो वन क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, तद इति क्या हो जाएगा। तो इसमें मत्त और गज के बाद साथ ही कीजिए, तो फिर क्या करेंगे, मत्त नहीं, गजम, क्योंकि किसका विशेषण है, बनम का, इसलिए गजम, इसलिए गजा नहीं होगा, क्या होगा, गजम। सही है, तो फिर इसका क्या कर देंगे यहां पर, मत्त, हाँ, मत्त गजम इदम वनम अस्ति। यह वन कैसे है, तो मत्त गजम, यानी उसका मत्त गजम जब बोला जाए तब उसका अर्थ क्या होता है, मत्त है, यानी मदोन्मत्त है हाथी जिसमें ऐसे वन, उसे क्या बोला जाता है, मत्त गजम इदम यानी वनम। ठीक है, अब संधि, तो संधि में यहां पर देखेंगे कि मौ के साथ ई जुड़ेगा, तो फिर क्या होगा, मीदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, मीदम। ठीक है, और बनम के साथ, मौ के साथ अ जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, मस्ती। क्या हो जाएगा, बाना मस्ती, यानी मत्त गज मीदम बाना मस्ती। ठीक है, चलिए अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य क्या है यहां पर, ओके, सुख से रहते हैं अर्थात सुख पूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी कर देते हैं, जिसमें भय नहीं है ऐसे। ठीक है, इस राज्य में लोग सुख पूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर करेंगे कि सुख से अलग है और यहां पर रहते हैं अलग है। रहते हैं अर्थात बहुवचन है, अर्थात क्या होगा, यहां पर क्या करेंगे, बहुवचन हो तो सही है, बसंती रहते हैं, बसंती कौन, क्या किस प्रकार रहते हैं, तो सुख पूर्वक अर्थात सुखेन, सुखेन वसंती। ठीक है, कौन, तो जनाः, जनाः सुखेन वसंती। रहने के स्थान कहां है, राज्य है, अर्थात राज्य। सही है, अब पूरा के पूरा इसमें इसका विशेषण है। कैसे राज्य है, तो राज्य का विशेषण ये है, अर्थात ये कौन सा, बहुब्री समास। और बहुब्री समास क्या है, यहां पर नहीं अर्थ में है, अब आएगा नहीं बहुब्री। ठीक है, क्या नहीं है, तो भय,
अगर सातों सात प्रकार के यहाँ पर भय लिया जाए तो उसका यहाँ पर समास करेंगे। क्या करेंगे? न विद्यन्ते भयाः, क्या कर देंगे? न विद्यन्ते भयाः, जिसमें अर्थात यस्मिन, क्योंकि राज्य की बात है ना, यस्मिन, और यहां पर राज्य नपुंसकलिंग है इसलिए क्या होगा? तद इति क्या हो जाएगा? तो न विद्यंत के जगह अ लगाएंगे, अर्थात क्या होगा? अ और फिर भ, हाँ क्या कर देंगे? अभयम। ये तो अभय एक हुआ है, लेकिन राज्य में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो इसको सप्तम विभक्ति ले जाने के लिए तद सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा? तस्मिन। तो फिर क्या हो जाएगा? अभये। क्या हो जाएगा? ये अभये। प्रथम तो अभयम करना है, उसके बाद क्या किए? अभये। अब प्रश्न आता है कि अभये क्यों किया? क्योंकि हमेशा बहुब्री समास विशेषण के स्वरूप में होता है ना। किसका विशेषण है? तो राज्य। और विशेषण किसको अनुसरण करता है? विशेष्य को। तो विशेष्य सप्तमी है, इसलिए इसको भी किसमें करना है? सप्तमी में करना है। तो पूरा क्या हुआ? अभये राज्ये जनाः सुखेन वसन्ति। चलिए संधि, तो संधि इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक सौ करना हो तो कर सकते, वो विकल्प से है। जना सुखेन ऐसे करना हो तो किया जा सकता है। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए अब जो ये वाक्य है, ये वाक्य नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन करके आइएगा, ठीक है? प्रयत्न करके आइएगा, चाहे वो सही हो कि गलत हो, कल यहां पर हम लोग देखेंगे। हाँ, और एक बात इसमें जहां भी बीच में डैश दिख रहा है ना, वाक्य में डैश दिख रहा है, वो समास में है। शिष्य परीक्षा ये समास में, लेकिन यहां समास तो दिया गया है, आपको क्या करना है? विग्रह करनी है। क्या करने है? इसका आपको विग्रह करना है, ठीक है? जहां डैश नहीं है वहां पर समास नहीं है, ऐसे भी नहीं समझना। वहां भी समास है जहां हो सकता है, जैसे कि अमोघम ये भी एक समास है, देवदर्शनम ये भी एक समास है, ठीक है? परोपकार ये भी एक समास है, और फिर ये क्या है? परपीड़नम ये भी एक प्रकार की समास ही है। फिर ये क्या है? अनर्थानाम, क्या करना है? सिर्फ इतना ही, अनर्थानाम ये एक समास है। फिर संसार बंधनम एक समास है। इसी प्रकार जहां जहां भी समास आता हो वहां वहां समास का क्या करना है? विग्रह करके लाना है, ठीक है? जैसे कि यहां पर स्वदेहस्य ये समास है। हाँ जी बोलिए। जहाँ पे डैश होता है वो प्रायः द्वंद्व समास होता है? नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं। शिष्य और परीक्षा ये कोई द्वंद्व समास नहीं है। क्या है? और एक बात इसमें गलत है, क्या मिसप्रिंटिंग है? कौन बताएगा? संस्कृत यहां तक पढ़ ली है, इसमें एक गलत है। नहीं नहीं, सिर्फ इतने का है, मैंने ये जो किया है इसी में गलत है। सही बात है, परीक्षा के स्पेलिंग गलत है। क्यों दीर्घ होता है? क्यों दीर्घ होता है? कि परि प्लस ईक्ष धातु है। कौन सा धातु है? ईक्ष। और ईक्ष धातु ऑलरेडी दीर्घ है कि नहीं? तो और उसके बाद तो ये तो समान स्वर के बाद स समार आने पर क्या होता है? सदीर्घ होता है। इसलिए परीक्षा का ये जो ई है, ये ई नहीं होगा, क्या होगा? दीर्घ ई होगा, ठीक है? ये अब संस्कृत यहां तक सीखने के बाद ये दोष दृष्टि रखना जरूरी है। हाँ शब्द है, सामासिक शब्द है, ये शिष्य परीक्षा सामासिक शब्द है। हाँ, परि प्लस ईक्ष धातु है, लेकिन उसको क्रुदंत के स्वरूप में ये परीक्षा किया गया है।
उसमें आगे जाकर तद्धित लगता है, कुदंत लगता है, बहुत सारे होता है वो। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जहां भी समास आता हो उसका विग्रह करके लाना, चाहे सही या गलत, आप किस हिसाब से करते हैं वो नेक्स्ट क्लास पे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा समास में विग्रह, उतना समास सरल बनता जाएगा। ठीक है, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।